हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइट्स के बारे में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, उनको कंप्लीट किया हमने सब कुछ। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज स्टार्ट होती है 1500 BC से 1000 ये आपकी अर्ली वैदिक एज होगी। अर्ली वैदिक एज का टाइम है ये 1500 BC से 1000 BC, लेकिन टोटल वैदिक एज अगर देखी जाए तो ये 1500 BC से 500 BC है। तो ये आपका लेटर फेज हो जाएगा 1000 BC से 500 BC। तो वैदिक एज आपकी कब से हुई? वैदिक एज होगी आपकी 1500 से 500 BC। अर्ली वैदिक एज आपकी स्टार्ट होती है 1500 BC से 1000 BC तक, और लेटर वैदिक एज स्टार्ट होती है 1000 BC से 500 BC तक। तो आपको ये याद रखना है, अर्ली वैदिक एज में आपको टाइम पीरियड क्या मिलेगा? 1500 BC से 1000 BC, और लेटर वैदिक एज में आपको टाइम मिलेगा 1000 BC से 500 BC। सो ये आपको याद रखना है। इस टाइम पे जो पीपल थे वो खुद को बुलाते थे क्या? आर्यन। क्या बुलाते थे? आर्यन। इस टाइम के जो लोग थे वो खुद को आर्यन नाम से बुलाते थे। इसका मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ हाई बर्थ, यानी कि उच्च कुल में जन्मे लोग। तो उच्च कुल के लोग, उच्च कुल में जन्मे लोग, ये खुद को आर्यन बुलाते थे, इसीलिए क्योंकि ये खुद को ऊंचा मानते थे। अब आर्यन के बारे में हमको पता कैसे चलता है? इस टाइम के बारे में हमको पता कैसे चलता है? इनकी चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में, इनकी इकॉनमी के बारे में, फूड के बारे में, इनके बारे में हमें पता चलता है वेदों से। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना, किसी चीज़ को जानना। इसका मतलब होता है वेद का टू नो, किसी चीज़ को जानना। और वेद को सुपीरियर नॉलेज भी कहा जाता है। सबसे सुपीरियर नॉलेज होती है इसे, तो वेद को कहा जाता है सुपीरियर नॉलेज। ये आपको वर्ड याद रखने हैं। वेद आपको 4 मिलेंगे, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये आप बुक्स देख रहे हैं, ये वेदों की हैं। ये सारे वेद हैं, 4 वेद हैं, 1, 2, 3 और 4। ये नाम आपको याद रखने हैं। अब ओरिजिन कहाँ से होता है आर्यंस का, ये देखते हैं। आर्यन का ओरिजिन कहाँ पे है? ये इसमें सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन हमें आंसर के हिसाब से इसे देखना है। सो ओरिजिन ऑफ आर्यंस क्या क्या है? मैक्स मूलर ने हमें बताया कि सेंट्रल एशिया से आर्यन आए थे। एक थ्योरी ये हो गई। दूसरी थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने जो दी थी, वो बोलते हैं कि आर्कटिक से आए थे आर्यन। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे। एसी दास ने कहा सप्त सिंधु से आए थे। बेल्फी ने कहा जर्मन और रशियन स्टेपीज से आर्यन आए थे। तो सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? ये है कि जो आर्यन थे वो सेंट्रल स्टेपीज ऑफ यूरेशिया से आए थे। ये वाली थ्योरी हमें याद रखनी है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल था, यहाँ पे जो नाम थे, यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी जो कि हमारे भारत देश में चल रही थी। तो ये हमसे मिली जुली ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने को मिलती है, एक बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन मिला हमें सेंट्रल एशिया में, बोगाज कोई, इसमें देखने को मिला कि जो इंद्र नाम है, वरुण नाम है, ये जो देवता हैं, इनका जिक्र यहाँ पे मिलता है सेंट्रल स्टेपीज ऑफ यूरेशिया में। तो इसीलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे वो भगवान भी हैं, उन भगवान का जिक्र भी है जो हम पूजते हैं। और ये हमें मिला 1400 BC में। 1400 BC में ये इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है। तो ये देखा हमने ओरिजिन ऑफ आर्यंस, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो आपको याद ही रखनी है। ये आप मोटे मोटे तौर पे याद रख सकते हैं कि किसने क्या कहा था, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये सारा स्टेपीज है, ये सब कुछ स्टेपीज है। और ये यहाँ से आए थे आर्यन भारत में। कहाँ पे? ये जो एरिया है, ये सप्त सिंधु एरिया है। ये आपको याद रखना है। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? 7 नदियों का, 7 नदियों से बना जो लैंड है उसे कहते हैं सप्त सिंधु। और ऐसा नहीं है कि जो आर्यन थे वो केवल इंडिया में आए थे, ये इधर भी गए थे, वेस्ट में भी गए थे।
जो कि ये जर्मनी साइड, यूरोप में, तो यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा ये गए थे, माइग्रेट किए थे वेव आफ्टर वेव। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन्वेजन किया कि यहाँ पे भारत आए तो इन्वेजन किया, इन्वेड किया भारत को और लूट लाट के ले गए, नहीं, ये आए और यहाँ पे रुके, तो इसे कहते हैं माइग्रेट। आगे देखते हैं अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज। अर्ली वैदिक को ऋग वैदिक एज क्यों कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे। अर्ली वैदिक एज आपकी चलती है 1500 से 1000 BC तक, और इसी टाइम पीरियड में जो केवल एकमात्र वेद लिखा गया, ये देखिए आप, 500 साल के अंदर जो केवल एक वेद लिखा गया उसका नाम है ऋग्वेद। अब केवल एक वेद लिखा गया इसीलिए इसे कहा जाता है ऋग वैदिक एज, क्योंकि इस टाइम में केवल एक वेद लिखा गया था, इसीलिए इसको कहते हैं ऋग वैदिक एज। ओके, नो कन्फ्यूजन। आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया, जो कि हमारा इंडिया है, भारत देश है, एंड टुवर्ड्स यूरोप। ये हमने देखा कि भारत में भी आए थे, माइग्रेट किए थे भारत में भी, और यूरोप में भी माइग्रेट किए थे। तो माइग्रेशन उनका यूरोप और इंडिया इधर भी हुआ था और कहीं भी हुआ होगा, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमें केवल इतना पता होना चाहिए। फिर 2000 से 1500 BC में इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे जो यहाँ से आ रहे थे, ये देखिए आप, धीरे धीरे इधर से आते जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एकदम से पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे आते गए, माइग्रेट करते गए और धीरे धीरे ये सप्त सिंधु एरिया में पहुँच गए। तो फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे माइग्रेट करने लगे। अब सब इकट्ठे थोड़ी चल देंगे, कुछ पहले 10 लोग आएंगे, फिर 20 आएंगे, 100, 150 ऐसे आएंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने वेव आफ्टर वेव ये माइग्रेट करते गए। और कहाँ पे ये बस गए, ये बस गए सप्त सिंधु रीजन में, जो कि आपको पंजाब रीजन देखने को मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब जब ये माइग्रेट कर रहे थे, ये कोई इन्वेजन नहीं था, इन्होंने इंडिया को इन्वेड नहीं किया। जैसे नादिर शाह अब्दाली, आप सुना होगा आपने नाम, इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को, लेकिन इस टाइम पे आर्यन जो आए थे उन्होंने इन्वेड नहीं किया था, ये माइग्रेट किए थे वहाँ से, या यहाँ पे पहले ये रह रहे थे, तो यहाँ पे रह क्या ये फिर धीरे धीरे माइग्रेट हुए। अब ये यहाँ पे रहने लगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से चीज़ें लूट ले गए और फिर ये अपने घर चले गए, नहीं, यहाँ पे रहने लगे, सेटल हो गए, इसीलिए ये टोटली माइग्रेशन था और वेव आफ्टर वेव था। ऐसा नहीं है इन्होंने केवल 1 साल में आ गए, सालों लग गई इन्हें, बहुत सालें लग गई, 500 1000 सालें लग गई इन्हें धीरे धीरे माइग्रेट करने में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि हाँ, ये कोई इन्वेजन नहीं था, ये माइग्रेशन था वेव आफ्टर वेव। अब क्या हुआ, अगर ये इधर आएंगे, सप्त सिंधु रीजन में आएंगे, तो इस एरिए में कुछ ना कुछ लोग तो रहते ही होंगे, कोई तो रहता होगा ना। तो अब उन्हें जब जो लोग देखे, नदर्न इंडिया के जो लोग देखे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन पे अपना राज जमाना शुरू किया, उनको कनकड़ करना शुरू किया, उनको हराएंगे, उनकी चीज़ें, अब उनकी चीज़ों पे अपना कब्जा करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो इनके अंडर में काम करने लगेंगे। तो इन्होंने उनको नाम दिया दास, दास या दस्यु, इसे कहा जाता कनकड़ नेटिव्स। इनको कनकड़ नेटिव्स के लिए ये वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये दास या दस्यु जो हैं वो अब इनके अंडर में काम करेंगे। किनके अंडर में, आर्यन के अंडर में। क्या करेंगे, ये इनके अंडर में ये अब काम करेंगे, जो ये कहेंगे वो करेंगे। तो इन्होंने कुल मिलाकर इनको अपने अंडर में काम करने के लिए इनको कनकड़ किया। दास या दस्यु ये वर्ड आप आज भी देखते होंगे। उसका मतलब क्या होता है, जब कोई किसी के अंडर में काम करता है तो उसके लिए यूज किया जाता है दास। जैसे आपको मंदिरों में दास मिलेंगे, भगवान के दास जो आपको देखने को मिलते हैं, तो इस वर्ड से आप अच्छे से फैमिलियर हैं। अब देखते हैं सोर्सेस के बारे में, हमें इन चीज़ों का पता कैसे चलता है, आर्यंस के बारे में पता कैसे चलता है हमें कि इनकी लाइफ कैसी थी, फूड क्या था इनका, इकोनॉमी कैसी थी इनकी, कौन सी लाइफ जीते थे ये। तो ये हमें पता चलता है टोटली वेदों से, वेदास से हमें पता चलता है। आर्यंस के बारे में सारी नॉलेज जो हमें पता चलती है वो चलती है वेदों से, और स्पेशली हमें पता चलती है ऋग्वेद से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वेद है जो कि 5 सालों में लिखा गया, 5 सालों में लिखाया गया, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपाइल है डेटा आर्यंस के बारे में। तो इसमें हमको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पता चलता है आर्यंस के बारे में।
इस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज की गई, जो नेटिव लैंग्वेज थी, जो बोलचाल की भाषा थी, वो कौन सी थी? ये थी संस्कृत। उस टाइम पे लिखी नहीं जाती थी चीज़ें, मौखिक रूप से बोली जाती थी। तो इस टाइम पे जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जो नॉर्मल लोग बोलचाल में यूज करते थे। फिर कुछ टाइम बाद, 500 साल बाद, उपनिषद और 3 वेदाज और लिखे गए, जो कि 1000 से 500 BC में लिखे गए। अब देखिए आप, उपनिषद भी लिखे गए और 3 वेद भी लिखे गए। कितने टाइम पीरियड में? 500 साल में। यहाँ पे क्या था? 500 साल में केवल एक ही वेद लिखा गया, वो कौन सा था? ऋग्वेद। तो ये देखिए, आपको इसीलिए ये आप कहते हैं ऋग्वैदिक एज, क्योंकि इस इतने बड़े टाइम पीरियड में आप केवल एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये ऋग्वेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा डेटा इससे मिलता है। उपनिषद जो लिखे गए वो 108 लिखे गए, और इसका मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है कि टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना, वो जो चीज़ें, जो कहानी बता रहे हैं, जो भी कथाएं बता रहे हैं, वो सुनते हैं हम और फिर वो लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? टू सिट नियर समवन, जिससे कि हमने चीज़ें सुनी, समझी और उसे लिख दी। अब इस टाइम पे जो उपनिषद थे वो लिखे गए फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर। फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर उपनिषद लिखे गए। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर समवन, यानी कि किसी के पास अगर आप बैठ जाते हैं, कोई कहानियाँ सुनाता है, वो आप सुनते हैं, आप किसी और को सुनाते हैं, फिर वो कहीं लिख देता है, तो वो उपनिषद में आ जाता है। मौखिक रूप से आप इसे लिखते हैं। मुंडक उपनिषद मिलेगा, ये आपको 3rd मंडल में मिलेगा ऋग्वेद के। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक बार क्या हुआ था, इसका क्वेश्चन UPSC में भी आया था डायरेक्ट, कि मुंडक उपनिषद में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कौन से मंडल से लिया गया है? तो ये लिया गया है 3rd मंडल से, ऋग्वेद से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो हमारा भारत देश का एम्बलम है, जो आपको एम्बलम देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4 सिंह हैं, आपको नोट के ऊपर भी, सिक्कों के ऊपर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। सिक्के जो होते हैं उनमें एम्बलम देखने को मिलता है, और उसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से, जो कि 3rd मंडल है ऋग्वेद का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MPPSC में, अब अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ये आपको मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चन बना देती हैं ऐसी चीज़ें, अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझते तो आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन लगने लगते हैं। इस तरीके से आपको उपनिषद और वेद लिखे हुए देखने को मिलेंगे। सोर्सेस में ही आगे देखते हैं। इस टाइम पे पुराण जो लिखे गए वो 18 थे, और पुराणों में हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जीनियोलॉजी का मतलब होता है अगर कोई राजा बना 1800 में, कोई बना 1805 में, कोई बना 1850 में, तो इनको क्रम अनुसार लिखा गया कि इस टाइम पे ये राजा बना, उसके बाद ये राजा बना, उसके बाद ये उसका बेटा राजा बना। तो इस तरीके से क्रमबद्ध जो चीज़ें चलती हैं उसे हम कहते हैं राजाओं की, तो उसे कहते हैं हम जीनियोलॉजी। फिलॉसफी के बारे में लिखा गया पुराण में, और कॉस्मोलॉजी के ऊपर। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो जो ग्रह होता है वो आप किसके अनुसार देखते हैं? वो आप देखते हैं सितारों के, स्टार के अनुसार। तो इसमें स्टार किस तरीके से काम करते हैं, हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें कॉस्मोलॉजी में पढ़ना होता है। तो इसमें हिस्ट्री, जीनियोलॉजी, फिलॉसफी और कॉस्मोलॉजी में आपको, कॉस्मोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पुराण में देखने को मिलेंगी। ऋग्वेद में आपको पीरियड हिम्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको हिम देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे मैचिंग में पूछा जा सकता है। मैचिंग में कैसे? आपसे लिख दिया जाएगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे हिम्स, चैंट, म्यूजिक, यज्ञ, स्पेल, तो आपको इनको मैच करना होगा। तो ये आपको अच्छे से वर्ड याद रखने हैं। ऋग्वेद में आपको पीरियड देखने को मिलेंगी, प्रार्थनाएं, हिम देखने को मिलेंगे। सामवेद टोटली ये म्यूजिक के लिए डिवोटेड है, चैंट्स और म्यूजिक देखने को मिलेंगे आपको सामवेद में। यजुर्वेद में आपको देखने को मिलेंगे यज्ञ, या कि किस तरीके से यज्ञ किए जाते थे उस टाइम पे, यज्ञ कहते हैं आप इंग्लिश में, तो वैसे तो यज्ञ नहीं कहा जाता है, यज्ञ कहते हैं हम।
तो आपको इसकी प्रोसेस देखने को मिलेगी, किस तरीके से आपको यज्ञ करना चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, अगर सेक्रीफाइस करना है तो कैसे करना है। रिचुअल्स देखने को मिलेंगे आपको, रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी, जो भी हमारी जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें कि स्पेल और चार्म्स ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं किसी ईविल को भगाने के लिए। अब कोई निशाचर है या कोई दानव है तो कहते हैं कि इनको भगाने के लिए, कोई बुराई है तो उसे भगाने के लिए आप क्या करते हैं, चार्म्स, स्पेल एंड चार्म्स यानी कि मंत्र तंत्र का यूज करते हैं। तो इसे कभी कभी जादुई तंत्र भी बोला जाता है, लेकिन मंत्र का यूज करते हैं आप बुराई निशाचर को भगाने के लिए। अथर्ववेद में आपको मेडिसिन का भी जिक्र देखने को मिलेगा, मेडिसिन के बारे में भी इस टाइम पे बताया गया है। और इसी टाइम से कहते हैं कि आपका आयुर्वेद इसी टाइम से स्टार्ट हुआ है। आयुर्वेद का यहीं से पीरियड शुरू होता है धीरे धीरे, इसके बाद आयुर्वेद में चीज़ें आ जाती हैं। मंडल का मतलब क्या होता है, आप अभी हमने जो मंडल देखा, ये जो मंडल है, थर्ड मंडल है सत्यमेव जयते, जिसमें लिखा है मुंडक उपनिषद में। मंडल का मतलब क्या होता है, इस मंडल का मतलब होता है चैप्टर। आपने अपनी बुक में चैप्टर देखे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसका मतलब होता है चैप्टर। और इसमें आपको ऋग्वेद में या किसी भी वेद में देखने को मिलेंगे मंडल, और मंडल का मतलब होता है चैप्टर या डिवीजन बोल सकते हैं आप। एक अगर बुक को डिवाइड कर दिया जाए पार्ट्स में तो आप उन्हें मंडक कहेंगे, मंडल कहेंगे। अब इस टाइम पे हमें गायत्री मंत्र का भी जिक्र मिलता है, और गायत्री मंत्र ये प्रेयर थी जो कि सावित्री जो गॉडेस थी इस टाइम पे, उनको डेडिकेट की जाती थी। गॉडेस सावित्री को गायत्री मंत्र ये प्रेयर डेडिकेट की जाती थी। इस गायत्री मंत्र में आपको 24 वर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। ये भी आपको थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब थर्ड मंडल में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, गायत्री मंत्र, और हमने पीछे ही देखा है क्या चीज़ मिलती है, ये आप मुझे बताएंगे। और सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। तो गायत्री मंत्र और सत्यमेव जयते आपको थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर सोर्सेस में ही आगे ये आपको जो गायत्री मंत्र है ये 24 लेटर देखने को मिलेंगे आपको इसमें, जो कि इस तरीके से हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे आपको सावित्री जी की तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलेगी। वेद का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज, ये वर्ड आपको पता होने ही चाहिए। सुपीरियर नॉलेज और नॉलेज पार एक्सीलेंस, इसका मतलब होता है कि इससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, ये खुद में ही सुपीरियर नॉलेज है। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ वेद, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइट द मीनिंग ऑफ वेद। ये 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बस इतना लिखना है, नॉलेज पार एक्सीलेंस और सुपीरियर नॉलेज, इस तरीके से आपको आंसर करने पड़ेंगे। सो वेद का मतलब होता है नॉलेज पार एक्सीलेंस। ज्योग्राफी देखते हैं इस टाइम पे। ये ज्योग्राफी में आपको कहाँ देखने को मिलेंगी चीज़ें, सप्त सिंधु जो लैंड है, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है कि सप्त सिंधु एरिया आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये कुछ इंडिया के इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सारी जो 7 रिवर हैं उनके आसपास का जो लैंड है उसको कवर किया गया है। अब इसमें सप्त सिंधु में आपको कौन कौन सी नदी देखने को मिलेंगी, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी इंडस, जिसे कि आप सिंधु नाम से भी जानते हैं। फिर झेलम देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको चेनाब देखने को मिलेगी, फिर आपको देखने को मिलेगी रावी, ब्यास, सतलज, और एक और नदी आपको देखने को मिलेगी जो कि सरस्वती है। तो ये 7 नदियाँ आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, किस रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में। ये 7 नदी हैं, इसीलिए इसे सप्त नाम दिया गया है। सप्त यानी कि 7 और सिंधु मतलब कि सिंध जो नदी है। इस टाइम में आपको समुद्र का जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये अब समुद्र तक पहुँचे ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये अभी पहुँचे ही यहाँ तक हैं। गंगा और यमुना का भी इसमें केवल 1-2 बार ही जो जिक्र किया गया है, गंगा का 1 बार किया गया है, यमुना का 3 बार किया गया है। तो अभी ये इसी रीजन में अच्छे से नहीं पहुँचे, तो इनको यहाँ पे समुद्र कैसे मिलेगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इन्हें, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे।
फिर ये यूपी साइड जाएंगे, फिर एमपी साइड आएंगे, तब जाके इन्हें समुद्र मिलेगा। तो अभी तो इन्हें समुद्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे देखिए इस टाइम पे गंगा का मेंशन 1 बार किया गया है और यमुना का मेंशन केवल 3 बार किया गया है, यानी कि इस रीजन में भी ये ज़्यादा अभी रह नहीं रहे, इस एरिए में ये अभी गए नहीं हैं। इस टाइम पे विंध्याचल का भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विंध्याचल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, तो ये यहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं हैं, तो विंध्या और सी का कोई भी मेंशन नहीं है। ये देखिए आप, ये जो एरिया है जो भी डार्क है, इस एरिया को कहते हैं सप्त सिंधु रीजन। इसमें आपको यहाँ पे इंडस देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये जो सरस्वती है ये विलुप्त हो गई है कहते हैं। ये पहले इस टाइम पे यहाँ पे बहती थी, कुछ ये ऐसा इसका एरिया था, लेकिन अब तो ये विलुप्त हो चुकी है। फिर भी इसका एक ये पाथ दिया गया है कि कुछ इस तरह से ये बहती थी। तो यहाँ पे हमें सरस्वती नदी मिलती है कि इस तरीके से ये बहती होती होगी उस टाइम पे। आगे देखते हैं सोशल लाइफ। यहाँ पे लोगों की किस तरीके से सोशल लाइफ थी। इस टाइम पे क्लैन बेस्ड किंगशिप थी। क्लैन बेस्ड का मतलब क्या होता है, 50 लोगों का एक क्लैन बना हुआ है और वो अपने क्लैन के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के साथ खाना पीना, तो और उनका एक चीफ भी होगा, असेंबली भी होंगी। तो इस तरीके से क्लैन बेस्ड किंगशिप, यानी कि 50 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो एक ही क्लैन के हैं, वो एक ही क्लैन के हैं, तो सारी चीज़ें उनकी क्लैन बेस्ड ही होती थी। इस टाइम पे ट्राइब को जन कहा गया था। जन, केवल जन, आपको ये याद रखना है, जन पद मत लगाना अभी इसमें आप, केवल जन। पैट्रियार्की की सोसाइटी थी इस टाइम पे। वुमेन एंजॉयड ऑनरेबल स्टेटस। इस टाइम पे जो औरत थी उनका बहुत अच्छा स्टेटस था, ये एजुकेशन ले सकती थी, अगर इन्हें कोई सेक्रीफाइस करनी है कोई चीज़ तो ये सेक्रीफाइस भी कर सकती थी। विडो रीमैरिज प्रेजेंट थी इस टाइम पे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये आपको याद रखनी है कि चाइल्ड मैरिज एब्सेंट थी इस टाइम पे, प्रोहिबिट थी, आप कर नहीं सकते थे, ना ही इसका कहीं जिक्र मिलता है कि किसी की चाइल्ड मैरिज हुई है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब इस टाइम पे आपको डिवीज़न देखने को मिलेगा सोसाइटी में, लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम में आप डिवीज़न देखते हैं कास्ट बेस्ड, ये कास्ट बेस्ड नहीं था, इस टाइम पे क्लास बेस्ड था। वैदिक एज में आपको जो डिवीज़न देखने को मिलता है वो है क्लास बेस्ड। क्लास बेस्ड का मतलब क्या होता है, क्लास बांट दी जाएंगी 1 2 3 4। अब 4 तरीके की क्लासेस हैं इसमें। जो आपके मान लीजिए स्कॉलर हैं वो आ जाएंगे, इसमें वॉरियर आ जाएंगे, इसमें आपके फार्मर आ जाएंगे, और इसमें आपकी लेबर आ जाएगी। तो अब ये है कि ये 4 क्लास हैं, इनमें कोई कास्ट नहीं है कि ये बड़ा या ये बड़ा है या ये चीज़ें नहीं कर सकता, नहीं, ये एक्सचेंज भी हो जाती थी चीज़ें। अगर ये वॉरियर है, इसे स्कॉलर बनना है तो ये बन जाएगा। ये फार्मर है, अगर इसे लेबर बनना है लेबर बन जाएगा। लेबर अगर वॉरियर बनना चाहता है तो वो वॉरियर बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी इस टाइम पे। कास्ट में आप जानते हैं जो कि प्रेजेंट में चलती है हर एक कास्ट में। वर्ण का मतलब होता है कलर, कलर या आउटवर्ड अपीयरेंस। आउटवर्ड अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हमें बाहरी तौर पे चीज़ें दिखती हैं, तो ये वर्ण का मतलब होता है कि कलर, जैसे कि रेड, येलो, वाइट, ब्लू, कुछ इस तरीके से आपको आउटवर्ड अपीयरेंस जैसे आपको कलर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब होता है, ये मतलब होता है वर्ण का। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है ये हमें बताता है वर्ण ओरिजिन के बारे में, जो वर्ण सिस्टम है उसका ओरिजिन किस तरीके से होता है। आपको वर्ण में 4 डिवीजन देखने को मिलेंगे और ये कुछ इस तरीके से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट और स्कॉलर थे, क्षत्रिय जो कि वॉरियर थे, बाद में इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ा और धीरे धीरे ये फिर रूलर में कन्वर्ट होते गए। वैश्य ये टोटली ट्रेडर और फार्मर थे। फार्मर यानी कि किसान होंगे, और किसान अगर होते हैं, आप खाना प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप उसे ट्रेड करेंगे, तो ये ट्रेडर बने। शूद्र जो थे वो सर्वेंट थे, जैसे कि राजा के सर्वेंट, किसी जमींदार के अंडर ये लेबरर के तौर पे काम कर रहे हैं। और दास दस्यु यानी कि ये किसी के दास हैं। तो ये शूद्र आपको क्लास देखने को मिलेगी। कौन सी 4 क्लास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कास्ट बेस्ड नहीं थी, ये टोटली क्लास बेस्ड यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। रिजिड हायरार्की, अब धीरे धीरे क्या होता है, हायरार्की जो थी वो रिजिड होती जाती है। पहले क्या होता था कि क्लास आप चेंज कर सकते हैं, आप अगर एक
क्लास फर्स्ट के हैं तो आप सेकंड क्लास में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, सेकंड क्लास के फर्स्ट में आना चाहते हैं जा सकते हैं, फार्मर हैं आप, स्कॉलर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, रिजिड हो गई हायरार्की। इसका मतलब है कि अब आप अपनी क्लास चेंज नहीं कर सकते, आप अपना काम चेंज नहीं कर सकते, तो रिजिड हायरार्की हो गई इस टाइम पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरमैरिंग, जो क्लास 1 थी क्लास सेकंड से शादी कर लेती थी, लेकिन अब ये भी नहीं हो रहा, ये भी बंद हो गया। क्लास 1 का आदमी कोई क्लास सेकंड के साथ अगर खाना खा रहा है तो वो खा सकता था पहले, पर अब नहीं खा सकता। धीरे धीरे चीज़ों पे प्रतिबंध लगते गए। तो देखिए किस तरीके से हायरार्की भी रिजिड हो गई, इंटरमैरिंग भी नहीं हो रही थी, अब इंटर डाइनिंग भी नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिला कि चीज़ें बदल रही हैं। आगे हम फूड में देखेंगे क्या क्या ये भोजन के लिए यूज करते थे। इस टाइम पे ये वीट, गेहूं और बार्ले का यूज करते थे। मीट में ये फिश, बर्ड, गोट और सीप का यूज करते थे। इस टाइम पे ये एक ड्रिंक यूज करते थे जो कि थी सोम। सोम ड्रिंक को यूज करते थे, इसे पीते थे। ये एक्सिलरेटिंग ड्रिंक थी जो कि एक माउंटेन प्लांट से बनती थी, और कहा जाता है कि ये जो माउंटेन प्लांट था ये ज़्यादातर कश्मीर में देखने को मिलता था। तो ये ड्रिंक कश्मीर के एक पौधे से बनती थी। अब देखते हैं पॉलिटी के बारे में, यहाँ की पॉलिटी कैसी थी। कुल को कहा जाता था फैमिली। कुल अगर आपने सुना हो फैमिली, और अगर आप इस वर्ड से, कुल का मतलब होता है कुल यानी कि फैमिली, परिवार। जन का मतलब ट्राइब, राजन का मतलब ट्राइब चीफ यानी कि हेड। अब ये कोई राजा नहीं है, आप जो वर्ड जानते हो राजा या किंग, ये कोई किंग नहीं है, यहाँ पे चीफ है। राजा क्या होता है, ये अपने डिसीजन खुद ले लेता है, इसे असेंबली की ज़रूरत नहीं है, उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम पे क्या था, जो असेंबली थी, जो इलाइट पीपल की असेंबली थी, जिसे सभा, समिति या विधाता कहा जाता है, उनकी राजा को परमिशन लेनी पड़ती थी। उनकी अगर मंजूरी होगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो चीफ था ये टोटली हेरिडेटरी तो नहीं था, लेकिन हाँ इसका अगर बेटा काबिल है तो ये चीफ बन सकता है। अगर कोई चीफ का बेटा है, अगर वो काबिल है तो वो चीफ बन सकता है। लेकिन ये चीफ हटाया भी जा सकता है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाता है तो ये हटाया भी जा सकता है। राजा को आप हटा नहीं सकते। चीफ के पास यानी कि राजन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं हैं, कुछ पावर्स हैं कुछ पावर्स नहीं हैं। अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, जैसे कि आपको राजा के पास देखने को मिलती हैं। इंट्रा ट्राइब फाइट देखने को आपको मिलेगी इस टाइम पे। जो भारत एक ट्राइब थी, ये ऑलमोस्ट 10 ट्राइबों से इसने लड़ाई की थी, इसीलिए इसे कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, भारत ट्राइब इन 10 ट्राइब से लड़ी और जीत भी गई। इस बैटल को आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स से याद रखना है। तो ये देखिए खुद में आपस में ट्राइब्स लड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ते थे, सारी ट्राइब्स आपस में लड़ रही थी। और ये भारत ट्राइब थी, ये तो मोस्ट पॉपुलर ट्राइब थी इस टाइम की। इस टाइम के जो लोग थे वो टोटली पास्टोरल लाइफ जीते थे, यानी कि घूमते फिरते थे, एक जगह नहीं रहते थे, घूमते फिरते थे, नोमैड थे। कैटल ब्रीडिंग इनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी। हमारी इस टाइम पे क्या है, हमारी एग्रीकल्चर है, लेकिन इनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन कैटल ब्रीडिंग थी, यानी कि काऊ को पालना, गायों को पालना। एग्रीकल्चर था लेकिन इनकी सेकेंडरी ये ऑक्यूपेशन थी, जो कि सेकेंडरी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा मेन नहीं थी। अब जो लड़ाई होती थी, अभी क्या होता है, आपकी लड़ाई ज़मीन के ऊपर होती हैं, राजाओं की ज़मीन के ऊपर होती थी। लेकिन इस टाइम पे क्या था, इनकी लड़ाई ज़मीन के ऊपर ना होकर गायों के ऊपर होती थी, कैटल के ऊपर होती थी। और इसीलिए इसे एक वर्ड दिया गया गविस्ती। गविस्ती का मतलब वॉर फॉर कैटल, ये आपको याद रखना है। क्राफ्ट भी देखने को मिलेगा आपको इसमें कि पॉटरी, लेदर गुड्स, इसमें जैसे कि पॉटर हैं, कुम्हार हैं, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं क्राफ्ट में। पॉटरी भी देखने को मिलती है आपको, लेदर का सामान देखने को मिलता है, स्मिथ्स देखने को मिलते हैं इस टाइम पे आपको। लेकिन मेन चीज़ है, इस टाइम पे आपको कॉइन देखने को नहीं मिलता, कोई भी सिक्का आपको देखने को नहीं मिलता। इस टाइम पे टोटली आपको बार्टरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। बार्टरिंग सिस्टम क्या होता है, आपने कोई एक चीज़ किसी को दी, दूसरी चीज़ आपने किसी से ले ली। आपने 10 गायें किसी को दी, आपने
10 बोरी अनाज किसी से ले लिया, तो ये टोटली बार्टरिंग सिस्टम होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, किसी चीज़ को आप दूसरी चीज़ से बदल रहे हैं। इसे आप गिफ्ट बेस्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। बलि, बलि का मतलब होता है वॉलंटरी गिफ्ट। वॉलंटरी गिफ्ट बलि किसकी दी जाती थी इस टाइम पे? काऊ की, गायों की और वुमेन की। बलि का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। बलि का मतलब है कि किसी अन्य व्यक्ति को हम दे दें। अगर कोई व्यक्ति है, उसे हम अगर काऊ दे दें तो उसके बदले में हमें कुछ मिल जाएगा, या वॉलंटरी गिफ्ट दे दिया हमने। अगर किसी को हमने लड़की दे दी, कोई वुमेन अगर गिफ्ट कर दी, तो उसका मतलब है अगर किसी की शादी कर दी, उसे हम कहते हैं बलि, यानी कि वॉलंटरी गिफ्ट। इस टाइम पे कोई भी टैक्सेस नहीं थे, ये आपको याद रखना है। कोई भी टैक्स नहीं लगता था किसी भी इंसान का, क्योंकि इस टाइम पे बार्टरिंग ही सिस्टम चल रहा था, तो कोई टैक्स नहीं लगता था। अब यहाँ पे जो लोग थे वो केवल कॉपर और ब्रॉन्ज को जानते थे, आयरन के बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। अब जब तक आयरन नहीं आएगा, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा किसी भी सिविलाइजेशन का। और इन्हें तो आयरन के बारे में पता ही नहीं था, ये केवल कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ काऊ। इस टाइम पे काऊ की क्या इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि गाय का हमें बहुत ज़्यादा जिक्र देखने को मिलता है। गाय के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं इस टाइम पे। अगर किसी साधु संत को गिफ्ट देना होता था तो उसको गाय दी जाती थी। गाय गिफ्ट के फॉर्म में किसी भी साधु संत को दी जाती थी। गऊ का मतलब क्या होता है? गऊ का मतलब होता है काऊ। काऊ का मतलब गाय। गविष्ठी ये हम देख चुके हैं, सर्च फॉर काउज, यानी कि बॉर फॉर काउज भी होता है। गोपति का मतलब होता है राजा और चीफ या प्रोटेक्टर ऑफ काउज, ये काऊ की रक्षा करने वाला होता है। दोहित्रा होती है डॉटर ऑफ चीफ और दी वन हु मिल्क्स द काऊ, जो गाय का दूध निकालती है, उसे कहते हैं दोहित्रा। गोमत किसे दिया गया है नाम? ये दिया गया है वेल्दी मैन को, जो बहुत अमीर आदमी होता है, जिसके पास गाय की संख्या बहुत ज़्यादा है। 100 गाय हैं जिसके पास, 50 गाय हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी के पास 5 गाय हैं तो वो गरीबी में आएगा। जैसे कि अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन हो इस टाइम पे तो बहुत अमीर होता है, किसी के पास अगर एक ही खेत हो तो वो गरीब होता है। तो गौमत किस लिए यूज किया गया? ये किया गया वेल्दी मैन के लिए। एट दिस टाइम ईटिंग काउ मीट वॉज टोटली प्रोहिबिटेड। अब इस टाइम पे काऊ का जो मीट था वो टोटली प्रोहिबिटेड था खाना। आप गाय के मीट को नहीं खा सकते, उसे मार नहीं सकते, उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। तो इस टाइम पे काऊ को आप कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते, ये बताया गया है। आगे देखते हैं हम रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में। इस टाइम पे किस तरीके से ये रिलीजन और फिलॉसफी होती थी। इस टाइम पे नेचुरल फेनोमेना था जो कि एंथ्रोमॉर्फिक जो कि एंथ्रोपोमॉर्फिक था, यानी कि अगर कोई नदी है तो उसे हमने नदी माता के रूप में जान लिया, जैसे कि नर्मदा माँ, गंगा माँ। अगर सूरज है तो सूरज दादा के नाम से हमने उन्हें जान लिया, सूरज दादा। तो इस तरीके से हम एंथ्रोमॉर्फिक ये नेचुरल फेनोमेना देखते हैं। इस टाइम पे हमें गॉड्स देखने को मिलते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल गॉड हैं, एटमॉस्फेरिक गॉड हैं, हेवनली गॉड हैं। टेरेस्ट्रियल गॉड में आपको पृथ्वी, सोम, अग्नि ये देखने को मिलेंगे। एटमॉस्फेरिक में आपको इंद्र, वायु, मारुता यानी कि मारुति यानी कि हनुमान, ये बर्ड आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। ये एटमॉस्फेरिक गॉड हैं। हेवनली गॉड में आपको वरुण, सूर्य, ऊषा ये देखने को मिलेंगे। तो 3 तरीके के टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक और हेवनली गॉड आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स कौन से थे इस टाइम पे? मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स इस टाइम के जो हैं वो हैं वरुण, इंद्र और अग्नि। वरुण ये गॉड ऑफ स्काई हैं और वाटर के हैं। इंद्र यानी कि गॉड ऑफ वॉर और थंडर स्टॉर्म, इन्हें पुरंदर नाम से भी जाना जाता है। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है बारिश, और पुरंदर का मतलब होता है कि फोर्ट के किले ये दुरुस्त कर दे, जो बारिश और किले के किले जो दुरुस्त कर दे वो किसे कहा गया? इंद्र को। और लड़ाई का देवता भी इंद्र को कहा गया। अग्नि यानी आग के देवता। ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स हैं इस टाइम के, और इनके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। फिर आपको इस टाइम पे प्रेयर, सेक्रीफाइस ऑफ मिल्क, घी का सेक्रीफाइस करना,
वेजिटेबल्स का सेक्रीफाइस करना, ग्रेन्स का सेक्रीफाइस करना, इस टाइम में प्रॉपर ऑर्डर में देखने को मिलेंगे किसी भी रीति के हिसाब से। अगर कोई रीति रिवाज है उसमें अगर कोई हिम यूज करता है तो वो प्रॉपर ऑर्डर में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये रिलीजन और फिलॉसफी में हमको देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया, क्या कवर किया? अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज हमने कवर की। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर वैदिक एज। ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।